नमस्ते दोस्तों। आए दिन हम ऐसी खबरें सुनते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक और अधिकतर हिंदुओं और सिखों को प्रताड़ित किया जाता है। इस प्रताड़ना के बाद कई सालों से वहाँ पर जनसंख्या लगातार कम होती जा रही है। बहुत सारे अन्य कारणों से हम देखते हैं कि वहाँ से बहुत सारे हिंदू और सिख भारत में पलायन कर रहे हैं। यहाँ पलायन करने के बाद उनको नागरिकता दी जाती है। अब सरकार ने सीएए का कानून भी लेके आई। हालांकि इस सब को लेकर एक लंबा प्रोसेस है, जिसमें वहाँ से आने वाले जो हिंदू नागरिक हैं वो भारत में एक लंबा समय उन्हें गुजारना होता है, कई प्रोसेस हैं। लेकिन दुनिया भर में पाकिस्तान का चेहरा ये सभी आने वाले लोग बेनकाब करते हैं। इन लोगों से बातचीत करने पे पता चलता है कि किस प्रकार से वहाँ हिंदू असुरक्षित महसूस करते हैं, कैसे सिख वहाँ अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, कैसे वहाँ हिंदू और सिखों की लड़कियों को जबरन अगवा करके उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। आखिर वहाँ से जो पाकिस्तान से जो हिंदू और सिख यहाँ शरण लेने आते हैं, उनकी परेशानियाँ क्या होती हैं, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं इन जो आने वाले शरणार्थी कह लें या जो शरण लेने आते हैं भारत में पाकिस्तान से हिंदू और सिख, उन लोगों के लिए, उनकी सहायता के लिए कई वर्षों से कार्य कर रहे राजस्थान के श्री जय आहूजा जी से। आहूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आहूजा जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर जो पाकिस्तान में किस प्रकार से इनको प्रताड़ित किया जाता है और किस प्रकार इनका मत परिवर्तन, धर्म परिवर्तन किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में बताइए। किस प्रकार की कहानियाँ वहाँ के लोग आपको बताते हैं? देखिए, कुछ बातें तो मैं आपको बता सकता हूँ, पर कुछ बातें इतनी दर्दनाक हैं, इतनी पीड़ादायक हैं, इतनी कष्टकारी हैं कि वो तो बताने के लिए शब्द और भावनाएं दोनों कम पड़ जाएंगे। आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। जी। पहला सेंसस जब पाकिस्तान में जनगणना हुई, तब पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, वहाँ हिंदुओं की संख्या थी 16.7%, हिंदू और सिखों की मिला के जी। कंबाइंड जो उनकी पॉपुलेशन थी। वर्तमान में ये लगभग 2.25% रह गई है। तो आप समझ सकते हैं कि न तो उनको धरती खा गई होगी, न उनको आसमान ने निगल लिया होगा। इस केस में सिर्फ तीन ही बातें संभव थी, या तो वो छोड़ के चले आए, या वो मार दिए गए, या फिर उनका धर्मांतरण कर दिया गया। तीन ही चीजें वहां पे रैपिडली इंडस्ट्रियल स्केल पे पिछले 75 साल में लगातार जारी हैं और अभी तक भी चली आ रही हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री की एक जी। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी इमरान खान की सरकार में, जिन्होंने अल्पसंख्यकों की क्या दिशा दशा है पाकिस्तान में, इस पर उनको एक रिपोर्ट पेश करनी थी। ये रिपोर्ट 2021 मिड में पब्लिश की पाकिस्तान की उस पार्लियामेंट्री कमेटी ने, और उन्होंने ये माना कि हमारे यहाँ 3 से 4 बच्चियां माइनॉरिटी की रोज किडनैप करके रोज फोर्सफुली उनको कन्वर्ट किया जाता है। इसी प्रकार से वहां पे एक लॉ है जिसको बोलते हैं ईश निंदा कानून या जी। ब्लेस्फेमी लॉ। जी। ब्लेस्फेमी लॉ का फायदा उठा के लोग अपनी दुश्मनियां निकालते हैं, मुल्ला मौलवी उसका दुरुपयोग करते हैं हिंदुओं की संपत्ति पे कब्जा करने के लिए, उनके घरों को जलाने के लिए, उनके मर्डर्स करने के लिए, उनकी बहन बेटियों की रेप करने के लिए। वो खुद की जो उनकी तरफ से पाक किताब है इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान में, उनकी धार्मिक किताब के पन्ने फाड़ के फेंक देते हैं और उन पन्नों के आधार पे कहते हैं कि इन्होंने हमारे नबी की और हमारी कुरान की बेअदबी की है। इस आधार पे वहां पे फांसी चढ़ाने के भी केसेस हुए हैं और ऑन स्पॉट मॉब लिंचिंग करके मारने की घटनाएं, घर जलाने की घटनाएं, ये उस समाज में आम बात है। 75 साल में हुआ ये कि उस समाज को रेडिकलाइज कर दिया गया इस्लाम के नाम पे, जी। और अब वो किसी के साथ सहअस्तित्व करने के लिए तैयार नहीं है। आज मैंने नागरिकता हमारी टीम ने कराई है जी। जयपुर में 8 लोगों की। जी। अब उसमें आप नाम देखिए, बशीरन माई,
हुँ, महिला का नाम है बशीरन माई, हुँ, वाइफ ऑफ मोहन राम। जी, इसी तरीके से अकबर राम, बीरबल राम, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो अपने आप में इस्लामिक नेम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन पीछे वो राम लिख देते हैं अपनी हिंदू आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए। तो जब आदमी कोई घर से बाहर निकलता है, दूसरे शहर में जाता है, बस में ट्रैवल करता है, जी, तो वो अपना पहला नाम ही बताता है। जी, कपड़े भी उसी प्रकार के पहनता है, चेहरा मोहरा भी वैसे ही रखता है, तौर तरीके भी वैसे ही रखता है, यहाँ तक कि कई लोग टोपी भी अपने सिर पे लगा लेते हैं और महिलाओं को बुर्के में लेके जाते हैं, जिससे कि उनके साथ कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। यदि किसी रेस्टोरेंट में पता चल गया कि ये नॉन मुस्लिम है या हिंदू है या सिख है या ईसाई है, तो उसको बहुत ज्यादा अपमानित किया जाता है और उनको ये कहा जाता है कि तुमने हमारे बर्तन अशुद्ध कर दिए, अपवित्र कर दिए, क्योंकि तुम काफिर हो। तो जी, इस तरीके के समाज में जो लोग रहने के लिए मजबूर हैं, तभी वो लोग एक उम्मीद की सोच के साथ, आशा की किरण के साथ भारत की ओर देखते हैं और भारत में पलायन करते हैं। तो यहाँ आने के बाद भी उनकी बहुत सारी कठिनाइयां हैं। जी, एक एक बच्चियों पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। जी, 18 वर्ष वहां पे बच्चियों की लीगल ऑफिशियल एज है शादी करने के लिए। जी, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो के समय एक अमेंडमेंट हुआ था वहां की पार्लियामेंट में। उस अमेंडमेंट का जो मूल भाव है वो ये है कि अगर शरिया और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आपस में कन्फ्लिक्ट करेगा, तो ऐसे कन्फ्लिक्ट के केस में एकमात्र रास्ता जो निकलेगा वो शरिया को सुपीरियर मान के निकलेगा। तो जी, अब इसमें समस्या क्या होती है? बच्ची छोटी है, 9 साल की, 10 साल की, 11 साल की, 12 साल की, 15 साल की, माइनर है। जी, उसको गन पॉइंट पे किडनैप कर लिया। उसको गन पॉइंट पे ही कलमा पढ़वा के मुसलमान बना दिया जाता है और उसके बाद में उससे 3 गुना 4 गुना उम्र के आदमी से उसकी जबरन शादी करा दी जाती है। तो वहां की कोर्ट में इस तरीके के केसेस ट्रायल में गए, हमने भी उनकी बहुत सहायता करने का प्रयास किया, यहाँ से बैठ करके भी जी, बड़े बड़े लॉयर हायर करने में उन लोगों की सहायता करी। पर अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे क्या होता है कि वंस यू आर ए मुस्लिम यू आर ऑलवेज मुस्लिम। तो आपका अपने काफिर माता पिता और परिवार से संबंध समाप्त हो गया। दूसरा, इस्लाम में या शरिया में बच्ची की प्यूबिटी को आधार माना जाता उसकी माइनर या मेजर होने का, वयस्क या अवयस्क होने का। जी, तो झूठी मेडिकल रिपोर्ट बन जाती है कि ये बच्ची वयस्क हो चुकी है। वो 9-9 साल की बच्चियों की ऐसी रिपोर्टें बनवा देते हैं। जी, वहां शरिया बीच में आ जाता है कि बच्ची शारीरिक रूप से बालिग है और ये बालिग बच्ची ने कलमा पढ़ लिया, इसलिए इसका इसका माता पिता से संबंध समाप्त हो गया। तलाक देने का अधिकार जो है इस्लामिक शरिया के हिसाब से 3 तलाक का राइट पति को है, इसलिए अब इसका पति जब तक इसको छोड़ेगा नहीं तब तक इसको उसके साथ ही रहना पड़ेगा। इस तरीके से वो बच्चियां हमें कभी भी वापस नहीं मिलती हैं और कुल मिला के हमारी माइनर बच्चियां चली जाती हैं। वहाँ की कोर्ट, वहाँ का पुलिस, वहाँ का बाकी का जुडिशियल सिस्टम के अलावा वहाँ की ब्यूरोक्रेसी, जितनी भी प्रकार की वहाँ की संस्थाएं हैं जो लोकतंत्र के पिलर्स कहे जाते हैं, वहां से कहीं से भी हमको रिलीफ हमारे इन बच्चों के लिए नहीं मिलती है। ये बहुत ही हृदय विदारक बात है और वहाँ की पार्लियामेंट कह रही है जी, कि साहब 4 बच्चियां, 3 बच्चियां रोज किडनैप हो रही हैं। उसके बावजूद भी इस निर्लज देश को कोई शर्म नहीं आती, वहां के निजाम को, वहां की व्यवस्था को कोई शर्म, और इन बच्चियों के श्राप से ही पाकिस्तान तबाह हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। जी, आहूजा जी, जिस प्रकार से आपने पूरी ये घटना बताई, तरीका बताया उनका कि किस प्रकार से वहाँ पर एक षड्यंत्र के तहत अलग-अलग जो वहाँ के माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम माफ़ करिएगा, सिख हों या ईसाई हों, उनको किस प्रकार से एक तरह से ईश निंदा के कानून में फँसाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी आदि के लिए। दूसरा, उनकी जो लड़कियां होती हैं उनको किस प्रकार से षड्यंत्र के तहत कन्वर्जन किया जाता है। तो ये सब चीज़ें होने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जो हिंदू या माइनॉरिटीज़ हैं वो यहाँ भारत में आना चाहती हैं। यहाँ आने में उन्हें जी। क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वो किस प्रकार से यहाँ पे नागरिकता लेने के लिए अप्लाई करते हैं, वो आप लोग किस तरह से उनकी सहायता करते हैं? देखिए, वहां से निकलने का विचार तो बहुत आसान है, लेकिन वहां से निकलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत कठिन है। कंपल्सरी अनिवार्य शर्त है कि आपको किसी भारतीय नागरिक की गारंटी या स्पॉन्सरशिप चाहिए, पहला पॉइंट है। हुँ,
गारंटी देने के लिए उनके ब्लड रिलेटिव्स यहाँ पे तैयार हो जाते हैं, वो वहां से पेपर बना के यहाँ से भेजने का प्रयास करते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि एक गजेटेड ग्रेड के अधिकारी को वो डॉक्यूमेंट अटेस्ट करने होते हैं। पाकिस्तान का नाम सुन के जल्दी से कोई अधिकारी तैयार नहीं होता इन लोगों की सहायता करने के लिए। ये एक बहुत बड़ी हमारे को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। किसी तरीके से हम किसी अधिकारी के हाथ जोड़ के उसको समझाते हैं कि भाई आप पाकिस्तान के आदमी की गारंटी नहीं दे रहे हो, हम भारतीय नागरिक, भारत के नागरिक हैं, हमारे आधार कार्ड, हमारे पैन कार्ड, हमारे कागजात के आधार पर आप ये कह रहे हो कि आप जय आहूजा भारत के नागरिक हैं और मैं इनको जानता हूं। इतना सा ही आप कर रहे हो तो बड़ी मुश्किल से कोई तैयार होता है। फिर सीआईडी और आईबी के लोग फोन करते हैं, जैसे एक मेरे परिचित हैं डॉक्टर, उन्होंने मेरे कहने पे कुछ 100 के आसपास फॉर्म्स अटेस्ट किए और अपनी ऑफिशियल आईडी की कॉपी भी सेल्फ अटेस्टेड दी उन्होंने। तो आईबी और सीआईडी के लोग उनको फोन करते हैं कि डॉक्टर साहब आप जानते हो क्या आप पाकिस्तान के लोगों के चक्कर में पड़ रहे हो, आपको पता है क्या इसका क्या परिणाम हो सकता है। तो वो कोई भी परिवार वाला व्यक्ति हो, जिसका परिवार है, बच्चे हैं, समाज है, उसको भय लगना स्वाभाविक है। तो ये सोनिया गांधी जी ने शुरू करवाया था यूपीए के समय पर, अनफॉर्चुनेटली इस सरकार ने भी इसको रिमूव नहीं किया। हमने सरकार से ये आग्रह किया था कि आप एक की जगह 2 गारंटर मांग लीजिए, लेकिन भारत के नागरिक को सेल्फ अटेस्टेशन के लिए जब मोदी जी ने अधिकार दे दिए और बहुत सारी चीजों को नोटराइज या अटेस्ट कराने की परंपरा भारत में समाप्त हो गई है, तो इस फॉर्म को अभी भी एक गजेटेड ग्रेड के अधिकारी से अटेस्ट कराने की परंपरा आपने क्यों रखी हुई है। तो ये पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है हमारे सरकार के पार्ट पे, जिसका अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। खैर, किसी भी तरह पेपर बन जाते हैं, हम पेपर्स पाकिस्तान भेज देते हैं, तो वो लोग उन कागजों के आधार पे अपना वीजा का एप्लीकेशन फाइल करते हैं। वो पूरा एप्लीकेशन का सेट स्कैन होके विदेश मंत्रालय दिल्ली में आता है, विदेश मंत्रालय के सचिव के कार्यालय में, वहां से जाता है गृह मंत्रालय में फॉरेनर्स डिवीजन में, फॉरेनर्स डिवीजन से जाता है इंटेलिजेंस ब्यूरो में, इंटेलिजेंस ब्यूरो भेजता है अपने लोकल स्टेशन को। मानिए किसी ने जयपुर से फॉर्म जयपुर का स्पॉन्सरशिप दी है तो वो जयपुर आ जाएगा। जयपुर में फिर एक अधिकारी उसकी जांच करेगा, वो ये देखेगा कि स्पॉन्सरशिप देने वाला व्यक्ति एंटी सोशल या एंटी नेशनल तो नहीं है। 9 इस्लामिक देशों को भारत सरकार ने प्री इंटीमेटेड कंट्रीज में रखा हुआ है, तो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के बिना उनके वीजा पे निर्णय नहीं होते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का विषय रहता है। 4 से 6 महीने इस वीजा प्रोसेस में लगते हैं। उसके बाद भी एक बहुत बड़ा राइडर है कि 2000 लोग प्रति माह पाकिस्तान से भारत आ सकते हैं और 2000 लोग भारत से पाकिस्तान जा सकते हैं, वीजा का कोटा है। उसमें वो जानबूझ करके परमानेंटली जो जा रहे हैं उनकी एप्लीकेशन में नजर आ जाता है। तो परमानेंटली जाने वालों को हमारी जो दूतावास है इस्लामाबाद में भारत का, वो वीजा उनके 400-500 से अधिक निकलने नहीं देता। बाकी विजिटर वीजा पे या धार्मिक वीजा पे लोग आते हैं जिनको सिर्फ हरिद्वार जाना है, गंगा जी में अस्थियां विसर्जित करने, या कोई मुसलमान लोग आते हैं उनको अजमेर या किसी जगह जियारत करने जाना है। तो ये एक बड़ी परेशानी हमारे सामने आती है। फिर भी हम शनय शनय करके अभी तक लगभग 11,000 से अधिक लोगों को पाकिस्तान से लीगली रेस्क्यू कर चुके हैं वीजा पासपोर्ट के साथ में। आहूजा ये जी, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसमें इसमें समय बहुत लगता है। इसमें हमने बीच में हमने कुछ लोगों से बात की, उनका कहना था कि यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन इस बात पर भी होता है कि जो मुस्लिम्स वहाँ से यहाँ आना चाहते हैं वो उनके साइन जल्दी हो जाते हैं, उनको स्पॉन्सर इजीली मिल जाता है बनिस्बत जो हिंदू वहाँ से नहीं यहाँ आना नहीं, चाहते हैं ऐसा नहीं है, उनको वो ऐसा स्पॉन्सर्स नहीं नहीं है। मिलते। क्या स्पॉन्सर तो इसमें भी भारतीय सच्चाई है? नागरिक आम नागरिक होता है, तो वो तो ब्लड रिलेशन के आधार पे लोग स्पॉन्सरशिप भेजते हैं। पहले ब्लड रिलेशन अलाउड नहीं था, तो मैंने भी बहुत लोगों को स्पॉन्सर किया है, लेकिन अब ब्लड रिलेशन को कंपलसरी अभी अमित शाह जी के समय कर दिया गया है। तो अब बैंडविड्थ हमारी और कम हो गई है, हमारे पास स्कोप कम हो गया लोगों को निकालने का। तो ये ऐसा नहीं है कि अब मुसलमान है कोई और उसका मुसलमान रिश्तेदार या उसका मुसलमान दोस्त उसको स्पॉन्सरशिप दे रहा है तो लीगल है, आप और मैं उसमें कुछ कर नहीं सकते। पर अपने लोग भी खूब स्पॉन्सरशिप देते हैं, हिंदू बहुत देते हैं बड़ी संख्या में। और हिंदू समाज में जो गजेटेड ग्रेड के अधिकारी होते हैं वो बहुत जल्दी इस जो कॉल्स होते हैं आईबी या सीआईडी के, इससे बहुत भयभीत हो जाते हैं। मुस्लिम समाज के गजेटेड ऑफिसर फिर भी सहायता करते रहते हैं, वो भयभीत नहीं होते किसी कॉल से। वो कहते हैं जी ठीक है, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, हमने किसके लिए साइन किया हम जानते हैं, आप तो अपना लीगल प्रोसेस देखिए। तो ये उनके उत्तर में और हमारे लोगों के उत्तर में ये अंतर होता है। जी, तो यही एक और बड़ी बात है कि जो वहाँ से आने के लिए सरकारी कोई भी कर्मचारी
ऑब्वियसली वो नहीं चाहेगा कि उसकी नौकरी पर कोई आँच आए, लेकिन फिर भी धार्मिक आधार पर ये डिफरेंस जो है दोनों में नज़र आता है। अहुजा जी, आपसे ये भी जानना तो चाहेंगे कि जब भारत आ वो जाते लोग हैं, ज्यादा ये लोग हम करेजियस देखते हैं, हैं बहुत उनके सारे गजेटेड ऑफिसर ज्यादा लोगों को करेजियस बीच है और ज्यादा में वापस जाना समर्पित है पड़ा, उनके वीज़ा नहीं धार्मिक मिला, लोगों के प्रति। उनका हमारे लोग पासपोर्ट नहीं है, डरते हैं, की अवधि ये समाप्त तो हो गई अंतर थी। है, क्या कर राजस्थान से सकते हैं। उनको लगभग 400 के करीब लोग थे, उन्हें वापस जाना पड़ा। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, दिल्ली में भी हैं, देखिए राजस्थान में ये भी वापस आजकल जाने अभी भी वाला जो बहुत सारे लोग मिथ हैं है जो ना, अभी इसको हम जरा ठीक यहाँ पर करते हैं। उनकी पासपोर्ट की अवधि मेरे समाप्त हो गई 10-11 है साल और के वे एक्टिविज्म नागरिकता का में इंतजार कर रहे हैं। आज तक तो सिर्फ 9 आखिर लोगों को यहाँ क्या वापस भेजा गया परेशानी है। आती है कि उनको नागरिकता नहीं मिल पाती है? ये झूठ है। जी, मैं तथ्यों से साबित करता हूँ इसको, जी, तथ्यों से इसका प्रमाण देता हूँ। देखिए, नागरिकता का पहले तो मामला समझना पड़ेगा कि नागरिकता मिलती कैसे है। जी, तो अब अपन 2 मिनट उसी पे बात कर लेते हैं। 1955 के अधिनियम में नागरिकता जो देने के प्रकार हैं, वो 3 प्रकार की नागरिकता है। वो 3 प्रकार की क्यों है, ये भी समझ लीजिए। जी, सबसे पहले इसकी नींव डलती है 1950 में। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान 100 लोगों का डेलीगेशन लेके दिल्ली आते हैं जवाहरलाल नेहरू जी से मिलने, हुँ, और 100 अधिकारियों का डेलीगेशन यहाँ पर भी उस पूरे डेलीगेशन को रिसीव करता है। हुँ, तो उसका मूल विचार ये होता है कि लड़ाई झगड़ा बहुत हो गया, खून बहुत बह गया, चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं और अपने अपने काम पे लगते हैं, अपने अपने देश की उन्नति देखते हैं। जी, आचार्य जेबी कृपलानी साइनिंग प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने पार्टीशन डीड पे साइन किया कांग्रेस का अध्यक्ष रहते हुए 15 अगस्त 1947 को। तो आचार्य जेबी कृपलानी को सिंध के हिंदुओं ने और लाला दौलत राम जयराम दास को सिंध के हिंदुओं ने गद्दार घोषित कर दिया था कि भाई, सिंध में हिंदुओं की इतनी पॉपुलेशन थी, फिर भी आपने भारत के पक्ष में सिंध का एक भी जिला नहीं लिया। तो आचार्य जेबी कृपलानी अच्छे व्यक्ति थे, वो इस बात से हमेशा उन्होंने रिग्रेट किया कि भाई, मेरे ही लोग मेरे को ट्रेटर बोलते हैं। तो इस बात से उन्होंने नेहरू जी को कहा कि भाई, जब ये लियाकत अली खान आए हैं तो अब ये भी बात कर लो कि भविष्य में कोई हिंदू या सिख या ईसाई भारत आना चाहे तो उनका क्या लीगल स्टेटस होगा, यहाँ से कोई मुसलमान जाना चाहे तो उसका क्या लीगल स्टेटस होगा। तो दोनों देशों की सरकारों ने नेहरू लियाकत पैक्ट में ये कहा कि हम अपने अपने देश में माइनॉरिटी को मुख्य धारा में लाएंगे और सुरक्षित करेंगे, और फिर भी कोई अपने डिसीजन पे पुनर्विचार करके अब भारत आना चाहे या यहाँ से पाकिस्तान जाना चाहे, तो हर मुस्लिम को लेने के लिए पाकिस्तान बाध्य है, अनिवार्य है, उसको शरण देगा। और हर नॉन मुस्लिम को लेने के लिए भारत बाध्य है, उनको अनिवार्य शरण दी जाएगी। तो इनको शेल्टर जो मिलती है उस कंपल्जन वाले प्रावधान में मिलती है, जो एक इंटरनेशनल ट्रीटी का हिस्सा है। जी, ठीक है। अब आचार्य जेबी कृपलानी ने कहा कि आपने ये तो कह दिया, अब इनकी नागरिकता का क्या होगा, कि भाई नागरिकता भी इनको प्राथमिकता पे देंगे, ये भी नेहरू लियाकत पैक्ट में लिखा हुआ है। तो नागरिकता के लिए हमारे पास तो कोई अधिनियम ही नहीं है, हमारे देश का कोई नागरिक कैसे बनेगा। तो नेहरू जी ने कहा 1952 में चुनाव हो जाएंगे और हम जब चुन के आएंगे तब इस पे एक्ट बनाएंगे। 52 भी निकल गया, नेहरू जी दोबारा चुन के आ गए पूरी मेजोरिटी से। जी, तो फिर एक पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन हुआ और उसने ये एक्ट ड्राफ्ट किया। उसमें सर्वप्रथम है जन्म से भारत की नागरिकता। तो जिस व्यक्ति का जन्म भारत की धरती पे हुआ है, उसके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भारतीय है तो भारत का नागरिक है। हुँ, जिस बच्चे का जन्म विदेश में हुआ है, उसके माता पिता दोनों यदि भारतीय नागरिक है तो ही वो विदेश में पैदा होने वाला बच्चा भारतीय नागरिक है। ये जन्म का प्रावधान हो गया। जी, दूसरा प्रावधान है इसके बाद में बाई नेचुरलाइजेशन। प्राकृतिक रूप से भारत का नागरिक कौन बन सकता है, तो प्राकृतिक रूप से भारत का नागरिक बनने के लिए यदि हमारी कोई बहन बेटी विदेश में ब्याह के चली गई, हुँ, कोई भी भारतीय स्त्री, चाहे वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कुछ भी हो अपने एथनिसिटी से, और उसका सेपरेशन हो गया या वो विडो हो गई, तो वो भारत लौट सकती है, जी, भारत की नागरिकता क्लेम कर सकती है 7 वर्ष बाद में। जी, ऐसे ही सेक्शन 51C ये कहता है कि भारत के नागरिक से किसी विदेशी की शादी हो गई, चाहे वो महिला हो या पुरुष, 7 वर्ष भारत में पीसफुली रहने के बाद वो नागरिकता क्लेम कर सकता है, सेक्शन 51C में। जी, और 51D और ई माइनर बच्चे और मेजर बच्चे जिनके माता पिता भारतीय हैं लेकिन वो किसी भी कारण से विदेशी पासपोर्ट पर हैं, वो इसमें नागरिकता ले सकते हैं। 51A जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कहता है यदि आप पाकिस्तान या अफगानिस्तान की माइनॉरिटी, क्योंकि 1955 में बांग्लादेश नहीं था, हुँ, और बांग्लादेशी अब इसमें इसलिए जोड़े जाते हैं क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान का उत्तराधिकार के रूप में बांग्लादेश बना है, जी, तो वो लाभ अब बांग्लादेशियों को भी मिलेंगे। तो यदि आप भारत में मतलब आप अफगानिस्तान या पाकिस्तान के नागरिक हैं, आप वहां के अल्पसंख्यक हैं, आप 7 वर्षों से भारत में रह रहे हैं और आपके पास में ये प्रमाण है
कि आपके माता पिता का या स्वयं का जन्म 15 अगस्त 1947 से पहले हुआ था, यानी या तो आप खुद अविभाजित भारत के नागरिक हो या आप उनकी पहली पीढ़ी हो, तो आप नागरिकता ले सकते हैं। जी। यहां से सीएए की डिमांड चालू होती है। जी। देखिए, भारत सरकार एक 10 साल के बच्चे को भी शरण तो इसलिए देती है क्योंकि नेहरू लियाकत पैक्ट में हर माइनॉरिटी को शरण देने का कंपल्शन है, अनिवार्यता है। जी। लेकिन उसको नागरिकता इसलिए नहीं दे रही है भारत सरकार 7 वर्ष बाद भी, क्योंकि उसके पिता का जन्म 1947 15 अगस्त के बाद में हुआ है। जी। तो हमने भारत सरकार से लगातार अलग-अलग समय पे ये आग्रह किया कि साहब, इन बच्चों को जब आपने यहाँ रख लिया, ये वापस नहीं जाएंगे, ये आपको पता है, आपने इनकी असाइलम मंजूर कर दी, इनका वीजा एक्सटेंड कर दिया, तो इन बच्चों के कैरियर को रोकने से, इनके जीवन को रोकने से, इनको एक नगरपालिका या नगर निगम क्षेत्र में सीमित करने से, इनकी पढ़ाई रोकने से भारत को क्या लाभ हो रहा है? जी। अगर ये बच्चे समय पे पढ़ लिख जाएंगे, मुख्य धारा का हिस्सा बन जाएंगे, तो ये भी हमारे देश के नागरिक हो जाएंगे, टैक्स पेयर्स हो जाएंगे और इनका जीवन सुधारने का इनको एक अवसर मिल जाएगा। तो कृपया करके ये जो राइडर है 1947 से पहले के जन्म का, इसको हटा दीजिए। जी। यहाँ से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की डिमांड का जन्म होता है और सीएए के अंदर यही चेंज किया गया है। 7 वर्ष को 5 वर्ष कर दिया और जन्म का जो राइडर था 1947 15 अगस्त से पहले, उसको हटा दिया। ये सीएए का मूल आधार है। जी। अब जो लोग भारत आते हैं तो सबसे पहले तो उनको 7 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और ये साबित करना पड़ेगा कि उनका या उनके माता पिता का जन्म 1947 15 अगस्त से पहले हुआ था। जी। जो लोग वापस जाने वाले हैं, ये 2018, 19, 20 में आए हुए लोग थे और कोविड में यहाँ फंस गए थे और इनके काम धंधे व्यवस्था सारी चौपट हो गई थी। जी। हम भी बहुत मदद इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हम लोग भी मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। जी। हिंदू समाज हमारी सहायता करता है, तो हमारे लेकिन फिर भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। जी। और जब कोविड में सबकी नौकरियां जा रही थी तो हम कैसे किसी को नौकरी दिला सकते थे? जी, बिल्कुल। हमारे अपने काम धंधे पे बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा था, तो हम किसी को कैसे बिजनेस या नौकरी दिलवा सकते थे? जी। उस समय भंग परिवारों के कारण कि साहब, एक परिवार के अंदर एक बेटा और उसके बच्चे तो आ गए, लेकिन बाकी के भाई और माता पिता वहीं अटक गए और उनके आने का कोई रास्ता नहीं बन रहा। तो ऐसे जी। में वो बेटा दुखी होकर वापस चला गया कि अब न जाने कब वीजा खुलेंगे। तो नए वीजा तो मिल नहीं रहे, पर चूंकि मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो मैं पाकिस्तान अपने नेटिव प्लेस पे तो जा ही सकता हूँ। हम्म। इस परेशानी में लोग वापस गए हैं। एक भी व्यक्ति नागरिकता के कारण वापस नहीं गया। नागरिकताओं का काम कम ज्यादा, आज भी हम लोगों ने 8 लोगों को नागरिकता दिलाई है। तो नागरिकता का काम कम ज्यादा सतत जारी है जी। और उसमें राजनाथ सिंह जी ने इतनी सहायता की है इस पूरे विषय में कि हम उनके पैर धो के पिए तो उनके उपकार नहीं चुका सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वर्तमान समय में सीए आने के बाद में भी आज तक लागू नहीं हुआ, उसके नियम नहीं बने। जब भी जी। बात होती है तो कहा जाता है कि कोविड के कारण नियम में नहीं बने। जब आप हर स्टेट में जाके चुनाव लड़ रहे हो, जब आप अपनी सारी सोशल पॉलिटिकल एक्टिविटी चला रहे हो, बड़ी-बड़ी शादियां हो रही हैं, बड़ी-बड़ी गैदरिंग्स हो रही हैं, बड़े-बड़े जी। सेमिनार, जुलूस, जलसे, सभाएं हो रही हैं, तो कोविड के कारण नियम नहीं बनाना ये बहुत ही हास्यास्पद तर्क लगता है। पर वर्तमान में गृह मंत्रालय का तर्क यही है। मुझे लगता है कि जिहादियों ने जो प्रेशर टैक्टिक्स की, उसके कारण अब सरकार बैकफुट पे चली गई है और जी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया जी, है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब सरकारें अपना कार्य कर रही हैं, बजट बन रहे हैं, नए कानून आ रहे हैं, हम तो ये भी कहेंगे कि अलग-अलग तरह के अध्यादेश सरकारें ला रही हैं, सेशंस हो रहे हैं, तो क्या कारण है कि जो लोग सीएए के तहत वहाँ से आ रहे हैं, उनके लिए गाइडलाइंस अभी क्लियर नहीं है। बहुत सारे सरकारी अधिकारियों से जब भी हमारी बात हुई है, सबका कहना है अभी गाइडलाइंस नहीं आई हैं, तो अभी भी पुराने कानूनों के तहत नागरिकता प्रदान की जा रही है। तो ये सब चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन हमको देखना होगा कि हमारे देश में, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर सिख आकर अपना देश कह सकते हैं, जहाँ पर हिंदू कह सकते हैं कि दुनिया भर में अगर कोई देश हिंदुओं का है तो वो भारत है। तो वहाँ से आने वाले लोगों को भी हमें उसी प्रकार से सहायता करनी चाहिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से आहूजा जी, आपने आज बहुत ही विस्तार से लोगों को बताया कि वहाँ किस प्रकार की स्थिति है, क्योंकि आप रोज़ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो वहाँ से प्रताड़ित होकर भारत आते हैं। उनकी वास्तविक स्थिति आपने बताई, आपने कानून के बारे में वास्तविकता बताई कि किस प्रकार से नागरिकता अभी मिल रही है, लेकिन कितनी परेशानियों के बाद उनको यहाँ पर नागरिकता प्राप्त होती है। आर्य संदेश टीवी के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आहूजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज मुलाकात के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए।
नमस्ते।